नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। सप्ताह की बात है, मैंने सुबह सुबह एक मैसेज रिसीव किया और ईमानदारी से बताऊं तो मैसेज पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कुराहट आई। और ये मैसेज था मेरे एक व्यूअर का जो मध्य प्रदेश से किया था। ने जो फाइनल आर्गुमेंट के समय गाइडिंग गाइडिंग कुछ पॉइंट्स बताए थे, उस पर हमने आर्ग्यू किया और हमारे फेवर में ये डिक्री पास हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि शायद इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है और इस पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि दूर दराज में बैठे कुछ लोग जिनको किसी तरह की मदद चाहिए, उन तक मैं मदद पहुँचा पाता हूँ। अब चलिए आज की सफ़र पे बढ़ते हैं। आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ी बहुत ही कॉमन टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, जो है तो कॉमन लेकिन है कंफ्यूजिंग भी। एक बड़ा सवाल जो आज की डेट में है कि क्या विल की बेसिस पर म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में कराया जा सकता है या नहीं, या रेवेन्यू ऑफिसर उसको ग्रांट करते हैं म्यूटेशन विल की बेसिस पर या नहीं। अगर इसका आंसर यस है, हाँ है, तो देखना है कि क्या इसके साथ में चेतावनी है और क्या म्यूटेशन से ऑनरशिप आ जाती है, या अगर कोई प्रोटेस्ट करता है आपके म्यूटेशन के प्रोसेस को लेकर तो उसका हश्र क्या होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। जिसमें कुछ दिन पहले उस पर हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। पहले देखते हैं कि वो केस का बैकग्राउंड क्या था। तो ये मध्य प्रदेश का केस है, इंदौर बेंच का। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 कंकरेंट ऑर्डर्स को, जो तहसीलदार, उसके ऊपर की अपीलेट अथॉरिटी और कमिश्नर, इन तीनों के कंकरेंट ऑर्डर को सेटिसाइड करके क्या गलती करी, हम इसके बारे में भी बताएंगे। हम देखते हैं कि इस केस में रोदी लाल करके एक व्यक्ति था जो एक टेन्योर होल्डर था। उसके पास 5.5 हेक्टेयर ज़मीन था और उसकी डेथ होती है 6 नवंबर 2019 को। तो उसके डेथ के बाद ताराचंद नाम का एक व्यक्ति ये क्लेम करता है कि रोदीलाल अपने लाइफ टाइम में और अपनी डेथ से 2 ढाई साल पहले 2017 में एक विल रजिस्टर करवाया था, जो वो लैंड जिसकी बात हो रही है वो उसके फेवर में कर दिया है। विल के ज़रिए वो उसका बेनिफिशियरी है और वो तहसीलदार को अप्रोच करता है कि इस विल की बेसिस पर मेरा मेरे फेवर में म्यूटेशन कर दीजिए, दाखिल खारिज कर दीजिए। तो तहसीलदार पहले सबको नोटिस देता है, सबके ऑब्जेक्शंस मंगवाता है उसके रिलेटिव्स का, और उसकी बेसिस सब उसके एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद वो म्यूटेशन कर देता है ताराचंद के फेवर में उस रजिस्टर्ड विल की बेसिस पर। उसमें जो ऑब्जेक्शन करने वाले में थे, एक थे भंवरी लाल, और उन्होंने ये कहा कि उस जो ज़मीन का जिक्र हो रहा है उसका उसमें एक अच्छा खासा हिस्सा उनके पोजीशन में है, और रोदी लाल ने अपने लाइफ टाइम में ही एक एग्रीमेंट टू सेल के जरिए वो ज़मीन उनको बेच दिया था। तो अब यहाँ देखते क्या है कि एक के पास रजिस्टर्ड विल है, दूसरे के पास अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल है। दोनों इन दोनों डॉक्यूमेंट के जरिए अपने अपने क्लेम कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, तहसीलदार ने इसकी पूरी बात सुनी और उसके बाद ऑर्डर कर दिया म्यूटेशन का। तो फिर भंवड़ी भंवड़ी लाल उसको चैलेंज किया एसडीओ के पास, वो भी वहाँ डिसमिस हो गया उसका अपील। फिर वो कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर ने भी उसके अपील को डिसमिस किया। अब वो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट इन चीज़ों को बड़े डिफरेंट एंगल से देखता है, और वो एक जजमेंट राय करके वो सेटिसाइड कर देता है इन तीनों जो म्यूटेशन के ऑर्डर को फेवर में होना चाहिए। ये बड़ा सेटबैक था उस व्यक्ति के लिए जिसके पास एक रजिस्टर्ड विल है और उसके फेवर में म्यूटेशन हो चुका है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उसका जो मेन पॉइंट वो रखता है, उसमें वो यही रखता है कि जो रेवेन्यू एमपी रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू कोड है 1959 का, उसमें बड़े क्लियर शब्द में ये प्रोविज़न है कि विल की बेसिस पर म्यूटेशन किया जा सकता है। और हाई कोर्ट ने उस स्टेटरी प्रोविज़न को डिस्कस नहीं किया, ना ही उस पर कोई अपना विचार की जाहिर जाहिर किया, और बिल को हुए म्यूटेशन को वो खारिज कर देता है। एमपी भू अभिलेखन में नामांकन नियम है और वो उसमें कैटेगरिकली ये प्रोविज़न है कि वो बिल को रिकॉग्नाइज करता है एज ए मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड
और उसकी बेसिस पर ये क्लियर कट प्रोविज़न है कि वो म्यूटेशन हो सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि म्यूटेशन एक समरी प्रोसीडिंग है और उसका पर्पस केवल इतना ही होता है कि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आना चाहिए वो रेगुलरली आता रहे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी तरह टाइटल को लेकर, उसके पोजीशन को लेकर, उसके किसी और एस्पेक्ट को लेकर, तो उसके लिए केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास ही पावर है कि वो उन चीज़ों को डिसाइड कर सकता है, टाइटल डिस्प्यूट, पोजीशन डिस्प्यूट। और इस केस में क्या है कि कोई भी लीगल एयर ने आकर उस विल को चैलेंज नहीं किया जिसकी बेसिस पर ताराचंद अपना म्यूटेशन मांग रहा था। और जो भंवरी लाल है वो उसका लीगल एयर भी नहीं है रोली लाल का, तो वो वैसे भी नहीं बनता है कि वो विल को चैलेंज करे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट है तो तुम सिविल कोर्ट जाओ, सिविल कोर्ट से फाइनल जो होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन आज की डेट में जो म्यूटेशन है वो जो ताराचंद के फेवर में किया गया है रजिस्टर्ड बिल के द्वारा वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सबसे पहली बात कि कोई स्टैट्यूटरी बार नहीं है म्यूटेशन करने के लिए किसी रजिस्टर्ड विल के फेवर की बेसिस पर या विल की बेसिस पर, रजिस्टर्ड भी क्यों कहें। और उसने दूसरी बात कहा कि जो 2018 का रूल्स है मध्य प्रदेश का नामांतरण का, वो बहुत ही क्लियर शब्दों में परमिट करता है म्यूटेशन विल की बेसिस पर। तीसरी बात ये कहा कि हाई कोर्ट को अपने सेक्शन आर्टिकल 227 के दायरे में रहकर ये फैसला करना चाहिए था और वो उसने अपने हाई कोर्ट ने इस जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है जो उसको प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो रेवेन्यू अथॉरिटी का काम है वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर काम है, वो कोई कोर्ट की तरह किसी पॉइंट पर एडजुडिकेट नहीं करता, फैसला नहीं सुनाता। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहा सुप्रीम कोर्ट का कि म्यूटेशन कभी भी टाइटल नहीं प्रोवाइड करता किसी व्यक्ति के फेवर में। वो टाइटल राइट और इंटरेस्ट को सिक्योर करने का एक ही जगह है, वो है सिविल कोर्ट। और इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि विल को तो कहीं चैलेंज नहीं किया गया, वैलिडिटी ऑफ विल को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है, जो टेस्टेटर था उसके कॉम्पिटेंसी को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है, और ना ही कोई दूसरा विल को प्रोड्यूस किया गया है, ना ही उसके जो लीगल एयर्स हैं उन्होंने कोई मुकदमा किया है। तो इस बैकग्राउंड में अगर भंवरी लाल को कोई प्रॉब्लम है तो सिविल कोर्ट जाए, यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट में ऑब्जेक्शन करके उसको कुछ नहीं मिलना है। तो इस बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसको सेटिसाइड किया और म्यूटेशन को रिस्टोर कर दिया। और साथ में एक कैविएट लगा दी, एक चेतावनी दे दी कि भाई ये दोनों पार्टी सिविल कोर्ट जाते हैं और वहाँ जो भी डिसीजन होता है वो इस म्यूटेशन को प्रभावित करेगा। जो टेक अवे हुआ इस केस में अगर हम लेके चलें, चूँकि बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, जो टेक अवे है सबसे पहला कि म्यूटेशन ग्रांट किया जा सकता है विल की बेसिस पर। दूसरा कि म्यूटेशन कोई ऑनरशिप को सिक्योर नहीं करता और उसकी फाइनल अथॉरिटी नहीं होता। तीसरा कि जो रेवेन्यू एंट्रीज़ हैं म्यूटेशन के समय, जो रेवेन्यू एंट्रीज़ होती हैं वो कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। चौथा कि रजिस्टर्ड विल अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसरी वैल्यू है इस बात का कि उस व्यक्ति के फेवर में एक प्रॉपर्टी में राइट डिवॉल्व हो रहा है। और पांचवा कि आप अनरजिस्टर्ड सेल डॉक्यूमेंट को लेकर विल को चैलेंज कर रहे हैं, जो वैसे भी आपका अनरजिस्टर्ड सेल डॉक्यूमेंट से कोई टाइटल राइट और इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होता। इन ओवरऑल सिनेरियो में ये देखा गया कि हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस और जिस पॉइंट पे इंटरफेयर किया वो बड़ा ही बेमाना सा था, और इसकी वजह से मुकदमे की लाइफ को उसने 5 साल और बढ़ा दी, जो थोड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, पब्लिक का फुल कॉन्फिडेंस है, बट पब्लिक की सफरिंग को रिड्यूस करने के रास्ते निकालने चाहिए, और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड इस चीज़ को हम फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं और टाइमली जस्टिस डिलीवरी से पब्लिक की सफरिंग को और कम कर सकते हैं। अगर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा और आपका सिलसिला इस तरह बढ़ता रहे।
जो हर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो स्पेशल रिक्वेस्ट कि कोई भी कंटेंट को लेकर, इश्यू को लेकर, टॉपिक को लेकर आपका सलाह है या शिकायत है, दोनों मुझ तक पहुँचाइए कमेंट के ज़रिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी इस तरह से हमारा सहयोग किया है, आगे भी होता रहेगा। आज के डिस्कशन में इतना ही, अगले डिस्कशन में फिर किसी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से का डिस्कशन करेंगे जो कॉमन व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।